हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी बॉटनी की क्लास है। बॉटनी में हमने आपको जो हमारा चैप्टर था वो खाद्य उत्पादन में वृद्धि में कार्यनीति हमने आपको बताया। उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक बताया था वो सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में बताया था। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है उसके बारे में बताया था और किस तरीके से वो प्राप्त होती है। जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी जो भी होते हैं उनसे ये प्राप्त की जाती है। एक नई चीज़ का निर्माण होता है जो सिंगल सेल प्रोटीन कहलाती है। इसके पहले हमने आपको एनिमल हस्बेंड्री में बताया था, प्लांट ब्रीडिंग बताया था, एनिमल ब्रीडिंग बताया था। कई सारी चीज़ टॉपिक हम इंड करा चुके हैं। ये एक तरीके से लास्ट चल रहा है आपका चैप्टर में। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, जिसे हम कायिक क्या बोलते हैं, कायिक संकरण के नाम से जानते हैं। ओके, क्या है इसमें क्या होता है, जब कोई भी दो अलग अलग जो होती प्रजाति होती है उनकी कोशिकाओं को अलग किए हुए जो प्रोटोप्लाज्म होता है उनके बीच में अगर हम कोई भी क्या है संलयन या फ्यूज़न अगर करा रहे हैं तो उसे हम सोमैटिक संकरण के नाम से जानते हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, क्या है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, कायिक संकरण कहते हैं। कायिक संकरण के नाम से इसको हम जानते हैं। ओके, क्या होता है कायिक संकरण, हमने आपको बताया। कायिक संकरण होता क्या है, इसमें क्या होता है, दो भिन्न प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं उनकी कोशिकाओं के अलग किए गए जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, जो कि नेक्ड प्रोटोप्लाज्म होते हैं, नग्न प्रोटोप्लाज्म होते हैं, उनके बीच अगर संलयन की क्रिया हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं या कायिक संकरण कहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए जो सोमैटिक हाइब्रिड होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। ओके, मतलब जब ये संलयन हो जाता है तो सोमैटिक हाइब्रिड या कायिक संकर प्राप्त होता है, और यही कायिक संकर प्राप्त होता है इसी को हम क्या कहते हैं, साइब्रिड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, साइब्रिड के नाम से इसको हम जानते हैं। समझ गए होंगे कायिक संकरण या जो हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। इसमें क्या होता है, ये प्रक्रिया होती है कई चरणों में पूरी होती है। कई चरणों में पूरी होती है, जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें तो किस तरीके से ये पूर्ण होती है, इस तरीके का डायग्राम इसमें बना हुआ होता है। इसमें क्या है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और प्लस इसमें बहुत सारे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करने का काम करते हैं। ओके, इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसको हम मान सकते हैं कि ये हमारे क्या है, सेल ए। इसके बाद सेल बी की अगर हम बात करें तो वो भी कुछ इस लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है, सेम वही, इसमें भी क्या होती है, कुछ वैक्यूल्स पाई जाती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। प्लस इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है या हम जो कहें जो हमारा द्रव्य होता है, ठीक, वो इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बाद क्या है, ये हमारी कौन सी है, सेल बी है। ओके, ये हमारी क्या है, सेल बी। जब इससे निर्माण होता है प्रोटोप्लास्ट का, प्रोटोप्लास्ट जो कि ए, क्योंकि सेल ए है तो इससे जो प्रोटोप्लास्ट बनेगा या प्रोटोप्लास्ट जो होगा वो सेल ए होगा, तो उसमें क्या है, इस लाइन स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होगी। ओके, क्या है, सेल ए में इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसमें यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये पाया जाता है। और ये स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है, जो क्या है, प्रोटोप्लास्ट, इसका फॉर्मेशन यहाँ पास होता है। ओके, उसी के बाद पीजी एक सेल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पास। ठीक है, इस तरीके से क्या है, पीईजी। ओके, यहाँ पास ये बनता है, और यहाँ पास हमने ये हमारा क्या है, प्रोटोप्लास्ट ए है। इसी तरीके से यहाँ भी एक स्ट्रक्चर बन जाती है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें बन जाती है। ओके, तो इस तरीके से ये क्या है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारा क्या है, प्रोटोप्लास्ट बी। क्या है ये, प्रोटोप्लास्ट बी। समझ गए।
इसके बाद जब इसका फ्यूज़न होता है, मतलब जब ये आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, संयोजन जब होता है, तो क्या होता है, ये दोनों जो सेल्स होती हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है, मीन्स दोनों जो सेल्स होती है वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं यहाँ पास, ओके। और यहाँ पास क्या है, वही जो लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है, और यहाँ पास इस तरीके से ये क्या होती है, स्ट्रक्चर आगे ग्रो करती चली जाती है। इस तरीके से ये क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन होने के बाद जब सेल फ्यूजन यहाँ पास हो चुका होता है, मीन्स यहाँ पास हुआ क्या है, सेल का फ्यूजन, मतलब जो हमारा सेल था, मीन्स सेल ए और सेल बी, जब इसमें प्रोटोप्लास्ट फॉर्म हुआ दोनों में, तब यहाँ पास क्या हुए, दोनों सेल्स आपस में जुड़ गए, ठीक। तो ये क्या कहलाया, सेल फ्यूजन कहलाया। और जब सेल फ्यूजन की क्रिया हुई, तब सेल फ्यूजन में क्या हुआ, वही जो हमारा प्रोटोप्लाज्म जो था या निर्माण था, एक नए सेल में क्या हो गया, धीरे से फॉर्मेट हो गया नए सेल का। अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पास एक धीरे धीरे क्या हुआ, कायिक संक्रमण द्वारा यहाँ पास एक नई कोशिका या एक नए सेल्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या है, एक नए सेल यहाँ पास निर्मित हो जाती है, और ये क्या है, कायिक संक्रमण में आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कायिक संक्रमण द्वारा करते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाती है, मतलब जो सेल है, धीरे धीरे ये सेल का फॉर्मेशन पूरी तरीके से हो जाता है। और फ्यूजन यहाँ पास क्या होता है, न्यूक्लियाई का या न्यूक्लियस का फ्यूजन यहाँ पास हो जाता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पास फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है। और अंत में क्या होती है, सेल वॉल का निर्माण हो जाता है, और सेल वॉल के निर्माण के पश्चात ही एक सोमैटिक हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होती है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पास क्या होता है, जो सोमैटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है वो धीरे से यहाँ पास क्या होती है, बन जाती है। इस तरीके से अगर हम कहें, इस तरीके से क्या है, सोमैटिक हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पास बन जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा क्या है, हमने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पास एक नए सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, या हम ये कहें कि सोमैटिक जो हाइब्रिड है, सोमैटिक सेल का यहाँ पास क्या होता है, निर्माण हो जाता है, ओके। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनती है, समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, जो कोशिका है, जो भी सेल है, इसमें ये छोटे छोटे भागों में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, डिवाइडेशन इसका हो जाता है। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया, जितनी भी जो भी प्रक्रिया आगे चलती है, ये आगे प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। समझ में आ गया होगा, आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम बायो फर्टिलाइजेशन या बायो फोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो क्या है, बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन जिसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रबलीकरण कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, जैव प्रबलीकरण, ओके। जैव प्रबलीकरण के नाम से इसको हम जानते हैं। अब जैव प्रबलीकरण क्या होता है या बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे, मतलब हम ये कहें कि जैव प्रबलीकरण जो है वो किस पर आधारित है, फसलों पर ही आधारित है, ठीक है। जो क्रॉप है उस पर आधारित है। फसलों के प्रबंधन तथा संकरण की बात क्या है, फसलों का मैनेजमेंट, और उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो द मेथड ऑफ क्या है, मैनेजमेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन, जिसके द्वारा क्या होता है, उनमें उपस्थित पोषक तत्वों के स्तर में वृद्धि हो जाती है। मतलब जो भी पोषक स्तर या जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उनमें धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। वही हमारा क्या कहलाता है, जैव प्रबलीकरण कहलाता है, ओके। क्या है, फसलों के प्रबंधन तथा संकरण की वह विधि जिसके द्वारा उसमें उपस्थित पोषक तत्वों के स्तर में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जैव प्रबलीकरण कहलाता है। और इससे प्राप्त जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे हम विटामिन
हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, वो सारे क्या है प्रचुर मात्रा में और ग्रो करके और क्या करते हैं फसलें अदर उसमें क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें उस फसल में प्रयोग होती है, यूज़ हो जाती है और उसके बाद क्या होता है वहाँ पास उसका क्योंकि अधिक मात्रा में उसको हम उगा सकते हैं या उसको उगाया जा सकता है। ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल के लिए। या अगर हम दूसरी भाषा में बात करें डेफिनेशन की तो पादपों द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थों को खाने योग्य भागों की पोषकता में वृद्धि हमारी जैव प्रबलीकरण कहलाता है। ठीक, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो मेन इसके एम क्या होते हैं, उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं यहाँ पास इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है प्रोटीन की मात्रा तथा गुणवत्ता। क्या है प्रोटीन की मात्रा एवं गुणवत्ता। मतलब क्या है इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है, कैसे है, किस प्रकार की है और उसकी गुणवत्ता में किस प्रकार हम सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोटीन की मात्रा एवं गुणवत्ता में आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तेल की मात्रा और गुणवत्ता, मतलब जितने भी ऑयली वाली फसलें हैं क्या है तेल की मात्रा एवं गुणवत्ता। जितने भी ऑयली मतलब जो बेल देने वाले पौधे हैं चाहे हम किसी की भी बात करें, ओके, तो यहाँ पास क्या है इसका फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से इसकी गुणवत्ता को हम सुधार सकते हैं, इसको किस तरीके से आगे हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो विटामिन की मात्रा जो होती है विटामिन, ओके, क्या है विटामिन की मात्रा, इसकी गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो भी फसलें या जो भी चीज़ें हम खाते हैं तो सब जितना अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सारी चीज़ें वो एनिमल से या प्लांट से ही प्राप्त करता है, तो उसकी मात्रा में क्या होती है उसके सुधार किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो सूक्ष्म पोषक तत्व तथा खनिज पदार्थों की मात्रा होती है। क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व एवं खनिज पदार्थों की मात्रा, ये ठीक सूक्ष्म पोषक तत्व में चाहे हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की बात करें वो सारे सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं, प्लस साथ में जितना भी मिनरल्स होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो जितने भी प्लांट होते हैं सभी में इन सब की मात्रा प्रेजेंट होती है, क्वांटिटी किसी में कम या किसी में ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है ये उद्देश्य इसके होते हैं, इसके आधार पर हम इसको आगे की क्रिया को संपन्न करते हैं। उसके बाद मेथड है, इसके कुछ मेथड दिए हुए हैं, जैव प्रबलीकरण के कुछ मेथड हैं। जैसे मेथड में अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन, ओके, सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन या सेलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब क्या है हम जिसका संकरण कराना चाह रहे हैं, जिस भी प्लांट का हम संकरण करा रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने का मतलब क्या है उसमें किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ ना हो, किसी तरीके की उसमें कोई भी ऐसे लक्षण ना विद्यमान हो जो आगे जाने या आगे की पीढ़ी के में जाने पर उसमें क्या हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो हमेशा हमें ऐसे बीजों का या ऐसे फसलों का चुनाव करना चाहिए जो क्या हो स्वस्थ हो और कोई भी डिजीज उसमें ना हो। ओके, नेक्स्ट आनुवंशिक रूपांतरण क्या है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, मतलब क्या है जेनेटिक का मतलब ही है आनुवंशिक, मतलब क्या है जो भी मदर सेल्स है पेरेंटियल सेल्स है उसी के समान एक नए जीव की उत्पत्ति होना बहुत आवश्यक होती है या इसी प्रकार वो नए जीव को उत्पन्न कर भी सकता है। तो इसमें क्या है जैसे गोल्डन राइस दिया हुआ है, एक आनुवंशिक रूपांतरित फसल है जिसका विकास गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। गोल्डन राइस क्या है एक आनुवंशिक फसल होती है, उसी की गुणवत्ता क्योंकि उसके कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, उसमें किसी भी तरीके की कोई डिजीज़ नहीं है, तो इसकी गुणवत्ता को आगे बढ़ाकर हम इसमें क्या है आनुवंशिक रूपांतरण कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन या नई नई किस्मों को हम ईजाद कर सकते हैं, नई नई किस्मों को आगे बढ़ा सकते हैं।
ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कृषि जैव प्रबलीकरण है या एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन। क्या है? एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है। क्या है? एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? कृषि जैव प्रबलीकरण। इसमें क्या है? जो भी चयनित संकरण तथा आनुवंशिक इंजीनियरिंग के अतिरिक्त उत्पादकों की गुणवत्ता तथा पोषकता को खेत या भूमि पर भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक, मतलब हम कृषि करके भी संकरण विधि द्वारा भी हम इसकी गुणवत्ता को आगे ले जा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जैव प्रबलीकरण के द्वारा जैसे मक्का है, गेहूँ है, धान है, उसमें अब कई सारी अच्छी किस्मों को उत्पत्ति की गई है या नई गुणवत्ता वाली किस्मों की उत्पत्ति की गई है। ओके, जैसे शकरकंद में बीटा कैरोटीन की मात्रा को बढ़ाकर बच्चों में विटामिन ए की कमी को पूरा किया जाता है, जैसे शकरकंद। ओके, तो ये इस तरीके से हम क्या है, कृषि करते ही या कृषि करने में ही हम इस जैव प्रबलीकरण को यूज़ करके उसकी गुणवत्ता को हम बढ़ा सकते हैं, चाहे वो किसी भी फसल की क्यों ना हो, कोई भी फसल क्यों ना हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जैव प्रबलीकरण के लाभ। नेक्स्ट अब हेडिंग है, इससे लाभ क्या क्या होते हैं? एडवांटेज। देखिए एडवांटेज इससे क्या क्या होते हैं। इसके एडवांटेज में जैसे क्या है, इससे लाभ बच्चों एवं महिलाओं, घरेलू जो महिलाएं होती हैं उनको बहुत अधिक हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो हमेशा अगर हमें मिले किसी भी प्लांट से या एनिमल से अगर मिले तो शायद हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या है, अगर हमें उस चीज़ की आवश्यकता पड़े और वो चीज़ अगर हमें ना मिले तो शायद हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो महिलाओं और बच्चों में सबसे अधिक लाभ जैव प्रबलीकरण का ये होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाभ इन लोगों को होता है। और क्या है, इसमें क्या है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो चाहे हम बच्चों की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, उनमें डिजीज़ भी उत्पन्न हो सकती है। जैव प्रबलीकरण का या बायोफोर्टिफिकेशन का सबसे प्रमुख लाभ ये होता है कि इस विधि द्वारा प्राप्त जो भी बीज होते हैं उस पर एक बार खर्चा करने के बाद कोई भी खर्च नहीं होता है। मतलब अगर एक बीज है और वो बायोफोर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग है तो उससे हम कई पीढ़ियों तक आसानी से उसी प्रकार की, उसी तरीके की किस्म को हम उगा सकते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। ओके, तो ये हमारा क्या था, एडवांटेज था। किसका था? बायोफोर्टिफिकेशन का। ओके, आज की क्लास में इतना ही रहेगा और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट आपको बताएंगे। जब तक आप देखते रहिए और वीडियो सभी लोग बच्चे देखें, कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो तो उसको डिस्कस जरूर किया करें। ओके, कुछ क्वेश्चन हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं आज। क्वेश्चन सुनिए, जैसे बायोफोर्टिफिकेशन होता क्या है या जैव प्रबलीकरण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है। ओके, पादप प्रजनन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मधुमक्खी विष क्या होता है, एपीटॉक्सिन जिसे बोलते हैं, व्हाट इज एपीटॉक्सिन, या मधुमक्खी विष क्या होता है। इसके बाद मधुमक्खी की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। ओके, मधुमक्खी की जो जो प्रजातियां होती हैं उसके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मधुमक्खी का आर्थिक महत्व हमें बताना है कि क्या होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें व्हाट इज आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग या बहिर्प्रजनन क्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्हाट इज कृत्रिम प्रजनन। ठीक है, क्या है, आर्टिफिशियल जो ब्रीडिंग है उसे क्या कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।